हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम पीओटी टेस्ट 11 को सॉल्व करने वाले हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। रंग दुनिया ने दिखाया है निराला देखूं, रंग दुनिया ने दिखाया है निराला देखूं, है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं, आईना रख दे मेरे हाथ में, आईना रख दे मेरे हाथ में, मैं भी कैसा लगता है तेरा चाहने वाला देखूं, जिसके आंगन से खुलते थे मेरे सारे रास्ते, उस हवेली पर भला कैसे मैं ताला देखूं, उस हवेली पर भला कैसे मैं। टेस्ट है, टेस्ट 11। आपने काफी अच्छे से दिया होगा, आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा और काफी सारी आपको दिक्कतें भी आई होंगी जिन्होंने तैयारी सही से नहीं की होगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। गौरव सर। तो यहाँ पे जिसने जिसने टेस्ट दिया है ना, पहले सबसे पहले वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो किसने टेस्ट दिया है, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। और आपको अच्छा लगा होगा आज का टेस्ट देके, क्योंकि इसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए गए थे और ये क्वेश्चन करीब पेपर में आ चुके हैं पहले आपके। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पेपर में नहीं आए, आने वाले चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि एक 4 आ रहा है पेपर में, अब लेटेस्ट आज के टाइम में पूछा जा रहा है क्या, तो ये भी हमने क्वेश्चन में क्या किया, इंक्लूड कर लिया था। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप इसका फटाफट जवाब दे सकते हो। आपको टेस्ट देने के बाद ऐसी खुशी आपको मिली होगी, जैसे छोटी बच्ची हंस रही है ना यहाँ पे, हैप्पी है, जितनी खुश है, इसके दिमाग की बत्ती खुल गई यहाँ पे। तो आपने टेस्ट देके भी आपके दिमाग की बत्ती कहीं ना कहीं खुल गया होगी, यानी कि आपके दिमाग से भी आपने भी इनसाइड थ्योरी यहाँ पे यूज किया होगा। कौन सा थ्योरी? आपने भी कहीं ना कहीं टेस्ट में इनसाइड थ्योरी यूज किया होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, माइक्रो टीचिंग इज नॉट इन्वॉल्व द 4R। इसका मतलब है 4R में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप्स नहीं शामिल होगा? रिकॉर्डिंग, रीटीचिंग, रीडिस्कसिंग, रीफीडबैक। तो ये आपका एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो अगर माइक्रो टीचिंग बात करें तो 4R आपसे पूछा जाता है इसमें बार बार कि 4R में आपके कौन कौन से नाम होते हैं, और कभी कभी अगर ज्यादा एडवांस पेपर बन जाएगा तो इसका सीक्वेंस भी आपसे पूछ लेगा कि सीक्वेंस क्या है। तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होता है हमारा फर्स्ट नंबर पे। क्या होता है हमारा फर्स्ट नंबर पे? रिकॉर्डिंग ही होता है इसमें। 4R जो अगर सीक्वेंस के बारे में बात करें हम, तो पहला हमारा रिकॉर्डिंग होता है। इसलिए रिकॉर्डिंग होता है क्योंकि हम एक तरह से जब टीचिंग की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें क्या होता है, टीचर हमें कहते हैं कि जो चीज तुम पढ़ा रहे हो उसको रिकॉर्डिंग कर लो, अब बाद में अपने आप को जज कर सकते हो कि आपने जो पढ़ाया सही नहीं पढ़ाया, क्या चीज है। यानी कि आप हमारे टीचर क्या कहते हैं कि आप शीशा में देख के पढ़ाओ, पर कुछ और टीचर है जो कहते हैं जो पढ़ा रहे हो उसको रिकॉर्डिंग कर लो, फिर उसको अपने आप को देख कर ऑब्जर्व करो। ठीक है, माइक्रो टीचिंग रिकॉर्डिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। रीटीचिंग भी आपका 4R का एक पार्ट होता है। ये कौन से नंबर पे आता है आपका? तो रीटीचिंग इसका दूसरा आर है इसका। ठीक है, पहला आर आपका रिकॉर्डिंग हो गया, दूसरा आर हो गया आपका रीटीचिंग, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा रीडिस्कशन। क्या होता है? रीडिस्कशन। क्योंकि हम पढ़ाने के बाद दोबारा क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। हमेशा याद रखना, जो डिस्कशन आता है हमेशा टीचिंग रीटीचिंग के बाद ही आता है। ऐसे नहीं डिस्कशन करने के बाद आप टीचिंग करते हो, नहीं, टीचिंग के बाद ही हमारा डिस्कशन आता है। और चौथा क्या है? रीफीडबैक। तो फीडबैक इसका 4R का एक पार्ट नहीं है। क्या आता है आपका? आता है रीडोइंग। क्या आता है? रीडोइंग। रीडोइंग का मतलब क्या होता है? उस चीज को बार बार अपने हैबिट में लेकर आना, बार बार उसकी प्रैक्टिस करना। क्या होता है रीडोइंग का मतलब? ये नहीं होता उसको करो, उसका मतलब ये होता है आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस इतना करना उसकी हैबिट बन जाए। तो 4R का ऐसा कौन सा जो इसमें इंक्लूड नहीं है? ठीक है, तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रीफीडबैक। इसका क्या हो जाएगा? रीफीडबैक 4R में शामिल नहीं है। इसके कौन कौन से शामिल है यहाँ पे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस के बारे में बता देता हूँ कि 4R में आपके कौन कौन से पार्ट आते हैं और उनका सीक्वेंस क्या है जो माइक्रो टीचिंग में हम यूज करते हैं। तो पहला आता है हमारा रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा? रिकॉर्डिंग के बाद आता है हमारा रीटीचिंग। क्या आता है? रीटीचिंग। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है हमारा? रीडिस्कशन। क्या आता है? रीडिस्कशन। और लास्ट में होता है हमारा रीडोइंग। सबसे ज्यादा मेन फोकस किया गया आपका रिकॉर्डिंग पे, क्योंकि जब आप पढ़ाते हो उसको रिकॉर्ड करके बार बार रिकॉर्ड करके चीजों को देखते हो, फिर इसको रीडिस कर देते हो, फिर रीडिस्कशन करते हैं, और फिर आपका लास्ट में आता है आपका रीडोइंग। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। ये आपका सीक्वेंस है, पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, चौथे पे आपका ये आएगा। शायद आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसीजर ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का प्रोसीजर कौन सा होता है? इसका मतलब है ये जो चार ऑप्शन है, क्या ये माइक्रो टीचिंग के प्रोसीजर में शामिल हैं?
स्किल डेफिनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, लेसन प्लानिंग, कंडक्टिंग लेसन, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो देखो हमारे माइक्रो टीचिंग के एलिमेंट कितने होते हैं, तो हमारे एलिमेंट 3 होते हैं। स्टेप कितने होते हैं, जो वर्किंग का जो स्टेप होते हैं हमारे कितने होते हैं, 6 स्टेप और 6 साइकिलें होती हैं। पर यहाँ पे प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो हमारे बुक में जो मेंशन है प्रोसीजर पूरे 9 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं प्रोसीजर, हमारे 9 टाइप के होते हैं। 4 आर मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा और आपसे कुछ ज्यादा माइक्रो टीचिंग में क्वेश्चन नहीं आएंगे एडवांस में, ठीक है। तो जो आपका स्किल डेफिनेशन है और जो आपका डेमोस्ट्रेशन है, लेसन प्लानिंग है और आपका कंडक्टिंग लेसन है, ये आपका सब प्रोसीजर के पार्ट है। अब बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज है इसका। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रोसीजर में आपके माइक्रो टीचिंग में सब शामिल होते हैं। मैं काम करता हूँ इसके अलावा और कौन कौन से प्रोसीजर में पूरे सिस्टमेटिक तरह से सीक्वेंस में मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोसीजर ऑफ माइक्रो टीचिंग के हमारे कितने होते हैं, पूरे 9 स्टेप होते हैं इसके। प्रोसीजर के जो माइक्रो टीचिंग होता है इसके पूरे 9 स्टेप होते हैं। पहला होता है हमारा स्किल डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कौशल की परिभाषा, जो हमारे स्किल है उसकी डेफिनेशन करना। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, जो आपके सुपरवाइजर होते हैं, वो आपके किसी फिक्स स्किल को क्या करते हैं, एक तरह से डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, यानी आपको उसके बारे में एक तरह से डेफिनेशन करते हैं, आपको बताते हैं। दूसरा क्या होता है आपका डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन मतलब उसको प्रदर्शन करना, ठीक है। यानी डेमोस्ट्रेशन की इस प्रोसेस में क्या होता है, ये दूसरा स्टेप होता है आपका। ये सिस्टमैटिक तरीका मैंने आपको अरेंज कर रखा है। दूसरा आता है हमारा डेमोस्ट्रेशन, यानी इसमें क्या करते हो आप, किसी टेप रिकॉर्डिंग की सहायता से क्या करते हो, या फिर अपना खुद सेल्फ से, या फिर हम बोल सकते हैं टेप रिकॉर्डिंग की सहायता से क्या करते हो, किसी चीज की को क्या करते हो, डेमोस्ट्रेट करते हो। क्या करते हो, डेमोस्ट्रेट करते हो। तीसरा क्या आपका लेसन प्लानिंग। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये इसकी आपका तीसरा स्टेप होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें छोटे छोटे जो लेसन होता है आपको उसकी प्लानिंग करते हो। क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, और जिसके माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को क्या कर सकते हो, उसको सुधार कर सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं इसमें जो आपका सुपरवाइजर है या फिर आपका जो इसमें मेन है, उससे आप इसमें हेल्प ले सकते हो लेसन प्लानिंग में। और चौथा स्पेस आपका है आपका कंडक्टिंग लेसन। इसका मतलब क्या होता है, इसमें आप इसमें अपने लेसन का अपने क्या संचालन करते हो, एक तरह से उसमें कंडक्टिंग करते हो। यानी एक बार प्लानिंग करने के बाद क्या करते हो, उस स्किल को एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग को क्या करते हो, एक तरह से उसको एक तरह से कंडक्टिंग करते हो, उसका संचालन करते हो, ठीक है। पांचवा क्या हमारा, पांचवा डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ये बिल्कुल सही है आपका, ये बहुत पांचवा स्टेप होता है हमारा ये, ठीक है। पांचवा होता है। इसमें क्या करते हो आप कि जो आपका एक बार जो ट्रेनिंग जो है वो समाप्त हो गया हो, ठीक है, कंडक्टिंग आपने कर लिया, तो उसके बारे में आप डिस्कशन करते हो और कंक्लूजन निकालते हो, जिससे अपना जो बेस्ट पढ़ाते हैं ना उसको कहीं ना कहीं जो आपने क्या गलती की उससे आपको पता चल जाता है। सब ये करने के बाद जो आपका पहला स्टेप अगर खत्म हो गया तो दूसरे स्टेप में क्या करते हो, रीप्लानिंग करते हो कि रीप्लानिंग में आपको क्या करना है, क्या चीज नहीं करना है, आप दोबारा उसको करने की आप कोशिश करते हो, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आप उस फील्ड में एक तरह से एक्सपर्ट हो जाओ। क्या हो जाओ, आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाओ, इसलिए आप उसमें दोबारा रीप्लानिंग करते हो। और उसके बाद क्या आता है उसका, उसके बाद आता है आपका रीटीचिंग, यानी कि आप उस सेशन को पढ़ाने के बाद दूसरे क्लास के जो मेंबर है उनको पढ़ाने के आप इसमें आप पढ़ाते हो उसमें। फिर उसके बाद है रीडिस्कशन। हमेशा याद रखना रीटीचिंग के बाद ही हमारा रीडिस्कशन आता है, ठीक है। रीटीचिंग के बाद ही हमारा रीडिस्कशन आता है, लास्ट हमारा डूइंग। इसका मतलब क्या, उसको हैबिट में बना लेना भाई, क्या उसको हैबिट में बनाना, उसको प्रैक्टिस बनना, उसको बार बार करना, तो हमारा ये रीडूइंग होता है। तो ये पूरे 9 आपके एक तरह से सिस्टमेटिक तरीका होते हैं। मैं आपको और आगे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो, एक पहला आता है स्किल डेफिनेशन, दूसरा होता है डेमोस्ट्रेशन, तीसरा होता है आपका लेसन प्लानिंग, चौथा होता है कंडक्टिंग लेसन, पांचवा होता है आपका डिस्कशन, ठीक है। और उसके बाद छठा क्या होता है आपका, तो छठा होता है आपका रीप्लानिंग, सातवां होता है आपका रीटीचिंग, आठवां होता है आपका क्या चीज, आठवां होता है रीडिस्कशन, और नौ होता है आपका रीडूइंग। ये पूरे आपके 9 आपके पूरे प्रोसेस में 9 एलिमेंट आपके आते हैं, ठीक है। या फिर भी बोल सकते हैं 9 आपके साइकिल है, एक साइकिल में आपके कितने 9 आपके स्टेप आ गए। ये आपका प्रोसीजर है, आपके नॉर्मल स्टेप के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 6P? 6P का सही सीक्वेंस क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही क्रम बताइए। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया था कल के क्लास में, हाँ कल के क्लास में कराया था। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ टेस्ट में बच्चे ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया था। और इसका क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ बच्चों को थोड़े बहुत ऊपर आ रहे हैं, पर आपको पता होना चाहिए 6P।
पहली बात तो ये बता दो 6P कहाँ यूज करते हैं, तो हम लेसन प्लान के प्रेजेंटेशन में हम यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं, क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करते रहते हैं, कभी बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं, उसी का सिस्टमेटिक तरीका होता है हमारा 6P होता है। तो पहले नंबर पे क्या होता है हमारा, पहले नंबर पे आता है हमारा पेस, ठीक है। पेस मतलब क्या होता है, पेस मतलब उसको एक तरह से गति दे दिया आपने, फिर उसके बाद आपने पॉज ले लिया, थोड़ा सा अपना रुक गए, वहां पे रुक के इसलिए गए कि आप लगातार बोलोगे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको क्या करना है, हल्का हल्का पॉज ले लिया आपने, पहले आपने क्या किया वहां पे गति दिया, फिर थोड़ा सा आप रुक गए, उसके बाद आपने उसको प्रोजेक्शन कर दिया। प्रोजेक्शन मतलब कि एक तरह से अचानक आप तेज हो गए, क्या हो गया, आप एक तरह से अचानक तेज हो गए। उसके बाद चौथा स्टेप क्या होता है, पेव। इसका मतलब क्या है, आप उस चीजों को स्पष्ट कर देते हो, क्या करते हो, चीजों को स्पष्ट कर देते हो। और पांचवा क्या होता है हमारा, तो पांचवा होता है प्रोनाउंसिएशन, यानी इसका चीजों का उच्चारण करते हो, क्या करते हैं, उच्चारण। और लास्ट होता है हमारा पिच। पिच मतलब क्या होता है कि आपकी तीव्रता कैसी है, आपका जो एक तरह से पिच है वो कैसा है, किसका ज्यादा है किसका कम है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसने भी ट्रेनर्स ने ऑप्शन सी दिया है उसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रेम सर आपको 2-3 बातें बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम सर। 6P जो होता है उसका यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन के अंदर। अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है तो काफी ज्यादा चांस है कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो आपके लर्नर अच्छे से सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि आप 6P का यूज करो। यहाँ पर जो पहला P है वो है पेस। इसका मतलब है स्पीड। स्पीड का मतलब ये है कि जो आपको पेस रखना है वो ना तो ज्यादा स्लो हो ना ज्यादा फास्ट हो। तो वो जो आपको स्पीड रखनी है वो एक तरीके से मीडिएट रखनी है, यानी कि ठीक ठाक हो, ज्यादा स्पीड हाई ना हो ना लो हो। उसके बाद है पॉज। इसका मतलब है जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपको बीच में पॉज जरूर लेने हैं। पॉज लेने से क्या होगा कि जो जानकारी आप दे रहे हो वो जानकारी लर्नर एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है कि जब आप पढ़ा रहे होंगे उस समय आपको स्पीड को ऊपर नीचे करना है, ठीक है। आपको एक ही स्पीड में नहीं बोलना है, आपको क्या करना है, आवाज को ऊपर नीचे करना है, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन। पेव का क्या मतलब है, पेव का मतलब है स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए जो आप बोल रहे हो। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए, जो भी आप प्रोनाउंसिएट कर रहे हो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद है पिच। पिच क्या होता है, पिच होता है कि आप किस पिच में बोल रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत लो पिच में बोल रहे होते हैं, बहुत ही कम आवाज में, और एक होता है हाई पिच, ठीक है। तो आपको जो पिच रखनी है वो अच्छी पिच रखनी है कि सुनने में सही लगे, ठीक है। तो ये होता है आपका 6P प्रेजेंटेशन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीक्वेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इज। सीक्वेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन पूछ रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन का सही सीक्वेंस क्या होगा। 6 ऑप्शन आपके पास है। टेल, लेट देम डू, करेक्ट, गाइड, शो, इवेल्युएट। आपको सही सीक्वेंस बताना है। तो यहाँ पे देखो, आपको बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आपका, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन जब करते हैं उसका सही सीक्वेंस क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अब तो हम सबसे पहले चीजों को बताते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हमने टेल कर दिया, यहाँ पे देखो ये आपके 3 ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टेल कर दिया आपने, चीजों को बता दिया आपने, फिर उसके बाद क्या करते हो आप, उसके बाद आप चीजों को क्या करते हो, तो आप आपने बता दिया, तो बताने के बाद आप उसको शो करते हो ना। आप आपने सबसे पहले बता दिया, डेमोन्स्ट्रेशन आप करवा रहे हो तो सबसे पहले आपने बता दिया, बताने के बाद क्या करते हो, आपने शो कर दिया। सपोज करो आप प्रैक्टिकल करवा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, ट्रेनिंग कॉम पे बता दिया, बताने के बाद आपने शो कर दिया कि आपको ये चीज करना है, तो बी ऑप्शन में 5वां आ जाएगा। तो 5वां आपका यहाँ पे आ रहा, तो शायद आपको यहाँ से आगे पता चल गया, आपके आगे यही चीज है आपका। दो दो ऑप्शन से आपको पता चल गया, चलो आगे देख लेते हैं। तो तीसरा होता है आपका लेट देम टू, यानी आप उसको करने देते हो। सबसे पहले आपने बता दिया, फिर आपने उसको शो कर दिया, फिर अगला पर्सन आप उसको करने दो कि भाई अब तुम करो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, टीचर का जो काम है हो गया आपका। तो तीसरे नंबर पर आपके आपका दूसरा आ गया। फिर उसके बाद क्या करता है, कोई बच्चा तो करेगा, कुछ में गलती करेगा, फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो चौथे नंबर पे हमारा आ गया करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। फिर 5वें नंबर पे क्या होगा, 5वें नंबर पे आप उसको गाइड करोगे, कुछ ना कुछ गलती कर रहा है वो, अपने तरफ से तो करेक्ट कर रहा हो, पर कहीं ना कहीं वो गलती करेगा तो आप उसको गाइड करोगे, ठीक है, उसको मार्गदर्शन दोगे। तो 5वें नंबर पे हमारा आ गया गाइड आ गया। फिर उसके बाद क्या, आप उसको इवैल्यूएट करोगे, उसको ये जांचोगे क्या ये सही किया उसने, क्या चीज है क्या चीज नहीं है, पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका हो गया। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले आपने बता दिया, चीजों को शो कर दिया, फिर आपने उसको करने दिया तीसरे वाले को, फिर वो अपनी तरफ से करेक्ट करेगा, फिर आपने उसको एक तरह से क्या है, उसको गाइड करोगे, और गाइड करने को लास्ट में उसकी एक तरह से इवैल्यूएट करोगे, उसके तरफ से हम जांचोगे। ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। सर आपको चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
फेज ऑफ स्किल लर्निंग आर, स्किल लर्निंग की क्या फेज होती है? फिक्सेशन फेज, ऑटोनोमस फेज, कॉग्निटिव फेज या फिर फिक्सेशन एंड ऑटोनोमस फेज? ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा कि आप इसकी गलती करोगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको फटाफट जवाब देना। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत कल के सेशन में बताया था आपको, ठीक है, कि जो हमारे लर्निंग के, जो स्किल लर्निंग के जो हमारे फेसेस होते हैं, पहली बात तो याद कर लो 3 होते हैं। कभी कोई आपसे पूछ लेता है कि फेसेस ऑफ स्किल लर्निंग, तो आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका फिक्सेशन फेज, दूसरा कौन सा होता है आपका, नहीं सॉरी, पहला अगर स्टेप के बारे में बात करूं, बिल्कुल सीक्वेंस में अगर मैं बात करूं आपसे, तो पहला होता है आपका कॉग्निटिव फेज, दूसरा होता है आपका फिक्सेशन फेज, और तीसरा होता है आपका ऑटोनोमस फेज। क्या होता है? ऑटोनोमस फेज। तो ये पूरा सिस्टमेटिक तरीका है। पहले नंबर पे आपका कॉग्निटिव है, दूसरे नंबर पे आपका फिक्सेशन है, और तीसरे नंबर पे होता है आपका ऑटोनोमस फेज, ठीक है। तो इसका ए बी सी तो आ ही रहा आपका, तो बोथ भी है इसका। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। आपके 3 होते हैं, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो, पहला होता है आपका कॉग्निटिव फेज। कॉग्निटिव फेज में क्या होता है? जो चीज आप जानते हो, सपोज करो कोई प्रैक्टिकल अच्छा कोई चीज है, तो आप उसके बारे में बेसिक जानकारी पता करते हो। आप कॉग्निटिव फेज में आप उसके बारे में चीजों को जानते हो, क्या चीज है क्या चीज नहीं, तो क्या करते हो आगे से इसको क्या चीज करते हो, नॉलेज करते हो। आप वहां पे नॉलेज ले लिया, आपने वहां पे नॉलेज ले लिया, आपने वहां पे उतना डिस्कस नहीं किया, आपने नॉलेज ले लिया, आपका कॉग्निटिव फेज में आ गया, जो आपके दिमाग से रिलेटेड था, आपके जो आपके माइंड से रिलेटेड था। और दूसरा आपका फिक्सेशन फेज, इसमें क्या करते हो आप दूसरे वाले में? तो दूसरे वाले में आप इसमें तो आप सीखते हो। यहाँ पे क्या होता है फिक्सेशन फेज में, कि जो आपका ट्रेनिज है, जो आपके इंस्ट्रक्टर है, आपको यहाँ पे वो प्रैक्टिस कराते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने आपको बता दिया, मार्गदर्शन करा दिया आपको। यहाँ पे आपसे वो प्रैक्टिस कराते हैं, क्या चाहिए आपको गाइड करेंगे वहां पे। यहाँ पे आप ट्रेनिज हो, तो आप वहां पे इंस्ट्रक्टर पे डिपेंडेड हो, आप एक तरह से फ्रीडम नहीं हो, यहाँ पे फ्री नहीं हो आप। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के द्वारा आपको प्रैक्टिस कराया जाता है आगे के लिए। और तीसरा होता है आपका ऑटोनोमस फेज। इसका मतलब आप यहाँ पे पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हो, आप अपने अनुभव पे, अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्किल को करने के लायक हो जाते हो। यहाँ पे किसी पर डिपेंड आप नहीं रहते हो, खुद पे रहते हो। ऊपर स्ट्रगल आपको ज्यादा करना पड़ता है, कोई आपके यहाँ पे मार्गदर्शन नहीं करता है। तो पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। इसमें आपने नॉलेज ले लिया, यहाँ पे आपने प्रैक्टिस कर लिया। यहाँ पे आप किसी के अंडर प्रैक्टिस कर रहे थे, डिपेंडेंट थे, पर यहाँ पे आप डिपेंडेंट नहीं हो। तो पूरा सिस्टमेटिक एक तरीका होता है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A written record of teaching can be maintained with the help of, टीचिंग का जो रिकॉर्ड है उसे प्रॉपरली मेंटेन किया जा सकता है रजिस्टर के थ्रू, लेसन प्लान के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो, आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ये लेसन किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा सा एक चीज मैं और बता देता हूँ। अगर आपको चीज समझ में आ गया तो आप इसको आसानी से कर ले जाओगे। देखो, हमारा जो रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। और रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है क्या, WIM होता है क्या? देखो, हमारी किताबें हैं वो हमारे स्पेशल के लिए, हमारे लिए नहीं बना गई है। हमारे अंदर कमी क्या है, हमारे अंदर अच्छाई क्या, हमें कैसे सीक्वेंस में सीखना है, इसको ध्यान में रखकर किताबें जो बुक्स है ये नहीं बनी है। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या सीक्वेंस में सीखना है, इसको ध्यान में रखकर जो हमारा इंस्ट्रक्टर है उसने क्या बनाया, तो उसने बनाया भाई WIM, रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल। आपको नाम से पता चल रहा, रिटन जो आपके लिखित में इंस्ट्रक्शन मटेरियल है। तो 2 टाइप के थे वो, एक था टीचिंग मटेरियल, एक था आपका लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल उसने खुद के लिए बनाया और लर्निंग मटेरियल उसने ट्रेनर्स के लिए बनाया, ठीक है। तो यहाँ से ये पूछ रहा कि क्या चीज है जो आप टीचिंग है, आपका टीचिंग के लिए आपको मेंटेन करने के लिए उसको रिकॉर्ड फॉर्म में रख सकते हो, रिटर्न के फॉर्म में, आपको रिकॉर्ड के फॉर्म में उसको रख सकते हो। तो क्या होता है वो, तो होता है आपका लेसन प्लान। क्या होता है? लेसन प्लान। ये आपका टीचिंग मटेरियल है, इसको आप क्या करते हो, ये रिटर्न में होता है, आप इसको रिकॉर्ड के रूप में रखते हो। रिटर्न में होता है, आपने क्लास में पढ़ा दिया तो आप उसको अगले क्लास में इसको पढ़ा सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। एट द टाइम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनी शुड बी स्टैंड इन, इसका मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए आपके जो ट्रेनीज हैं वो कैसे खड़े होने चाहिए, सर्कल में, सेमी सर्कल में, स्ट्रेट लाइन में, या फिर एनी ऑफ द अबव। तो ये देखो, ये भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मुझे लग नहीं रहा कि आप इतने बड़े ट्रेनिंग कनेक्टेड हो यहाँ पे 40-45 के करीब, तो मुझे लग नहीं रहा कि आप इसको गलती करोगे इसमें, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान जब किया जाता है आपका ना,
ठीक है। जब आपका डेमोस्ट्रेशन प्लान किया जाता है, अभी आप कभी ध्यान से देखना कि आप कैसे स्टैंड अप रहते हो, कैसे आप खड़े रहते हो। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और किसके साथ जा रहा है? सेमी सर्कल। जब आपका डेमोस्ट्रेशन प्लान आएगा उस टाइम में जो आप स्टैंड अप रहते हो तो आप सेमी सर्कल में रहते हो, आप एक तरह सेमी सर्कल बना लेते हो, सामने ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है, आपको गाइड करता है और डेमोस्ट्रेशन कराता है आपको। तो यहाँ पे जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, तो आप इसके लिए रेडी हो? आगे बढ़े, चलो देखते हो। Which classroom arrangement is more effective when a class is being taught in lecture mode? इसका मतलब है कौन सा अरेंजमेंट इफेक्टिव होगा जब क्लास को आप लेक्चर मोड में पढ़ा रहे हो एंड देयर इज इंडिपेंडेंट वर्क एक्सपेक्टेड। इसका मतलब है जो मूवमेंट है वो हो सकती है क्लास के अंदर। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा तरीका सही रहेगा। तो यहाँ पे देखो, इतने क्वेश्चन इतना लंबा लंबा कर दिया, घुमा फिरा दिया आपको, पर इतना आपको सोचना नहीं। जब आपके सामने आए क्लासरूम और जब आपके सामने आने आ जाए लेक्चर मोड, क्या आ जाए, आपको 2 चीज पे फोकस करना है। एक चीज क्या, तो आपको फोकस करना है क्लासरूम पे, कि कहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, क्लासरूम में डेमोस्ट्रेशन में पढ़ाया जा रहा है आपको, या फिर आपको क्लास लेक्चर रूम में पढ़ाया जा रहा है आपको। तो आपको पूरी कहानी तो आज पढ़ लोगे तो अच्छी बात है और बढ़िया बात है, पर आपको कहते हैं ना मेन कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है। तो जब भी आपके सामने लेक्चर मोड आ जाए कि लेक्चर लिया जा रहा है वहां पे, और लेक्चर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए, चाहे वो डिपेंडेंट वर्क हो, चाहे आपका अनडिपेंडेंट वर्क हो, वो थोड़ा सा देख लेंगे हम, ठीक है। पर आपका लेक्चर मोड जब भी आए और क्लास का ऐसा मैनेजमेंट हो जिससे आपका बिल्कुल इफेक्टिव हो, तो आपको कहीं दूर नहीं जाना, आपको अपने पास ही रहना है। और आप ये देख लो कि क्या हो रहा है कि आप क्लासरूम में हो आप, ठीक है। तो आप दूर मत जाओ कि क्लासरूम में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपको क्लासरूम में आप कैसे बैठते हो, तो आप दूर मत जाओ। क्लासरूम जब लेक्चर होता है, क्लासरूम में कैसे बैठते हो, तो आप वहां पे रो और कॉलम में बैठते हो ना, आपका रो और कॉलम में होता है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, रो एंड कॉलम, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो क्लास में टीचर यही तो होता है, आपका एक कॉर्नर में हो जाएगा, चाहे सेंटर में हो जाता है। अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉर्नर में होना चाहिए टीचर को, यहाँ पे रहेगा वो। और ये देखो आपका रो और कॉलम में आपके ऐसे ट्रेनिंग बैठे होंगे, ठीक है। तो ये आपके ऐसे क्लासरूम में बैठते हो आप, जब भी लेक्चर लिया जाता है तो शायद आपको डायग्राम देख के क्लियर हो गया होगा कि आपको जब क्लासरूम के बारे में बात है लेक्चर रूम में, तो लेक्चर रूम में रो कॉलम में रहोगे, डेमोस्ट्रेशन स्टैंड अप कैसे रहोगे, तो आप सेमी सर्कल में रहोगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। Which classroom arrangement is most effective when a class needs group work? इसका मतलब है कौन सा क्लासरूम अरेंजमेंट मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा जब क्लास को ग्रुप वर्क करना हो। सी शेप, राउंड शेप, क्लस्टर या फिर रो एंड कॉलम। तो देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो पिछला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कब का लेक्चर मोड था, यहाँ पे भी क्लासरूम था भाई। क्लासरूम हमारा लेक्चर मोड हो सकता है, क्लासरूम हमारा डेमोस्ट्रेशन हो सकता है, क्लासरूम हमारा ग्रुप में हो सकता है आपका, ठीक है। पर आपको मेन फोकस करना है कि लेक्चर है आपका, डेमोस्ट्रेशन है, या फिर आप ग्रुप वर्क कर रहे हो, तो आपको इस पे फोकस करना है आपको। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जवाब बिल्कुल ज्यादातर बच्चों को सही आ रहा है। किसके साथ जा रहे हैं? तो ज्यादातर बच्चे ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन सी क्लस्टर, उसका बिल्कुल सही है। अब आप ये सोच रहे हो क्लस्टर होता क्या है भाई, तो चलो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो, जब आप एक तरह से ग्रुप बना दे, तो मैंने सपोज कर दिया हमने 5-5 का ग्रुप बना दिया आपको, तो एक तरह से सेमी सर्कल नहीं, आपको एक तरह से राउंडिंग में ही होता है। तो यहाँ पे आपके बैठ के चारों तरफ से ट्रेनिंग बैठ गया, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं थोड़ा सा सेमी सर्कल करके आता है, वो चारों तरफ बैठे होते हैं, सामने से खाली होता है आपका, तो भी आपका कहीं ना कहीं जैसे सी टाइप से होता है वो भी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? क्लस्टर हो जाएगा। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही है। जब आप एक तरह से ग्रुप वर्क करते हो तो क्लस्टर आएगा, डेमोस्ट्रेशन करोगे तो सेमी सर्कल आ गया। स्टैंड अप के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उसमें डेमोस्ट्रेशन में स्टैंड अप आप खड़े रहोगे, और क्लासरूम में लेक्चर मोड का है तो आप वहां पे कैसे रहोगे? रो एंड कॉलम में रहोगे। यहाँ पे आपको एक डायग्राम आपको और दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका रो कॉलम, ये आपके क्लासरूम के लिए है, क्लासरूम यानी कि लेक्चर मोड के लिए है। ये आपका किसमें रहते हो? यहाँ पे देखो, जब आप ग्रुप वर्क करते हो, क्या करते हो? जब आप ग्रुप वर्क करते हो तो क्लस्टर के फॉर्म में, ये भी आपका क्लस्टर ही है एक तरह से। यहाँ पे देखो, यहाँ तक बैठ जाते हो आप, यहाँ तक बैठ जाते हो, इसको सी सर्कल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पर ज्यादातर ये क्लस्टर में आएगा आपका, ठीक है। तो क्लस्टर में कब रहोगे आप? जब एक ग्रुप वर्क आप करोगे। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे देखने से पहले आपको और डायग्राम दिखाता हूँ। ये आपका यू शेप है, आपसे पेपर में पूछ लेता है।
ये आपका सिंगल स्क्वायर राउंड है, ये आपका कॉन्फ्रेंस वाला करके है, ये आपका क्लस्टर, यहाँ पे देखो यहाँ तक बैठे रहेंगे ट्रेनिंग ग्रुप में बैठे रहेंगे जब भी वगैरह होता है तो ठीक है। ये आपका क्लस्टर हो गया, और ये आपका कौन सा, ये आपका वी शेप है आपका, ठीक है। ये कौन सा आपका वी शेप है, ठीक है। तो शायद आपको यहाँ पे पूरे डायग्राम देखकर आपको समझ में आ गया वी शेप क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, और भी चीजें क्या होती है। ये आपका वी शेप है, यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल ठीक से नहीं हो पा रहा, आपको चीजें शायद क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का क्या यूज होता है? इंटरनेट के लिए, ईमेल के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को तो मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करोगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे ने 2017 का पेपर सॉल्व किया था ना वहां पे, तो वहां पे हमारा पहला क्वेश्चन यही था शायद, ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट का जो आउटलुक होता है वो किसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं करीब 100% बच्चे जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं, और किसके साथ ज्यादातर बच्चे ईमेल के साथ दे रहे हैं। इसका जिसने जवाब दिया ईमेल, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइकोमोटर एंड वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन। इसका मतलब है साइकोमोटर और वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सही सीक्वेंस क्या होगा? 6 ऑप्शन आपके सामने है, सही सीक्वेंस बताइए। तो यहाँ पे देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ इसका, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा कि आप इसकी गलती करोगे, तो इसका फटाफट आपको जवाब देना है, और इसका क्या होगा तो आपको बताना है इसका। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जवाब आने स्टार्ट हो गया, और क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन बताएगा यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट हो, कौन बताएगा? चलो मैं बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, पहले नंबर पे क्या होता है हमारा, तो पहले नंबर पे आता है हमारा इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या होता है? नकल करना। जब आपको एक तरह से वर्कशॉप या डेमोन्स्ट्रेशन कराया जाता है तो सबसे पहले आप नकल करते हो। क्या करते हो? आप नकल करते हो। तो देखो 2 नंबर यहाँ पे किसमें किसमें है, तो 2 नंबर तो भाई आपके 3 में आ रहा है। चलो ठीक लेते हैं, देख लेते हैं दूसरे नंबर पे क्या आता है। तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा मैनिपुलेशन। क्या आता है? मैनिपुलेशन। पहले नंबर पे तो 2 आ गया, और दूसरे पे हमारा 1 आ गया। तो 1 हमारा कहाँ पे है? 1 भी भाई तीनों में आ रहा। पहले इमिटेशन मतलब हमने नकल कर लिया, नकल करने के बाद मैनिपुलेशन कर दिया, यानी कि हम उसको चीजों को बदल दिया, क्या किया? मैनिपुलेट कर दिया हमने। तो दूसरे नंबर पे आ गया हमारा मैनिपुलेशन। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्रिसिशन आता है। क्या आता है? प्रिसिशन आता है। इसका मतलब आता है उसको एक शुद्ध कर देते हो, एक सटीक कर देते हो। क्या करते हो? सटीक कर देते हो। पहले नंबर पे इमिटेशन, दूसरे मैनिपुलेशन, तीसरे नंबर आपका प्रिसिशन आ गया आपका। तो तीसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर आपका यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। चलो इसको लेके चलते हैं बी वाले को। और चौथे नंबर पे क्या आता है? एडॉप्टेशन, यानी चीजों को आप ग्रहण कर लेते हो। क्या चीज एडॉप्ट कर लेते हो ना, हम कहते हैं ना एडॉप्ट कर लिया, तो हम क्या करते हैं? इसको एडॉप्ट कर लेते हो, ग्रहण कर लेते हो। चौथे नंबर पे हमारा आ गया एडॉप्टेशन। तो यहाँ पे आ रहा और यहाँ पे आ रहा। चलो इसको देखते हैं। फिर 5वें नंबर पे क्या आता है? आप चीजों को रियलाइज करते हो, रियलाइजेशन करते हो, चीजों को आप अनुभव करते हो। जब आप चीजों को क्या करते हो? रियलाइज कर लिया आपने, तब तो उसको आप क्या करते हो? उसको आप नॉर्मलाइजेशन करते हो, यानी कि उसको सामान्यकरण अपने व्यवहार में आप ले लेते हो। सबसे पहले उसको अनुभव करते हो जो आपके लिए बेस्ट रहता है, फिर उसको अपने व्यवहार में ले लेते हो। इसके बाद एक मैं और बताऊं, इसके बाद होता है कैरेक्टराइजेशन, उसको अपने कैरेक्टर में फिर समा लेते हो। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग हो गया, इसके बाद अगला स्टेप आता है वो। ठीक है, ये लास्ट में आपका 6 आ गया। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी सबसे पहले क्या करते हो आप? सबसे पहले आप नकल करते हो, यानी इमिटेशन करते हो। दूसरे नंबर पे मैनिपुलेट करते हो। तीसरे नंबर पे क्या करते हो? प्रिसिशन करते हो, यानी चीजों को शुद्ध और सटीक करते हो। चौथे नंबर पे क्या करते हो? उसको ग्रहण करते हो, यानी एडॉप्टेशन करते हो। 5वें नंबर पे क्या करते हो? उसको रियलाइज करते हो। और 6ठे नंबर पे क्या करते हो? उसको सामान्यीकरण की तरह से अपने इसमें ले लेते हो, अपने उसको नॉर्मलाइज कर देते हो। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिजिकल स्किल इज रिलेटेड टू। फिजिकल स्किल किस चीज से रिलेटेड होती है? कॉग्निटिव स्किल, साइकोमोटर स्किल, मैनुअल स्किल, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको तो थोड़ा पता होना चाहिए। देखो, जो हमारे फिजिकल स्किल हो, ठीक है, हम इसको किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको साइकोमोटर कहते हैं। साइकोमोटर यानी जो आपकी फिजिकली हो, जो आपके हाथ से हो। देखो, जब भी आपके सामने आए, साइकोमोटर के मैंने आपको बता दिया कई सारे नाम होते हैं। सबसे पहले जो फिजिकली होता है, ठीक है, जो आपके मैनुअली होता है, जो चीज आप हाथ से करते हो। अगर डूइंग आ गया, मैनुअल आ गया, फिजिकल आ गया। और आपको मैं आप जानकारी के लिए मैं और बता दूं आपको कि साइकोमोटर को हम कोग्निटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोग्निटिव कहते हैं। कॉग्निटिव आपका अलग होता है, वो हमारा कौन सा होता है? जो हमारे नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं?
जो हमारा नॉलेज से रिलेटेड होता है, कॉग्निटिव, ठीक है। और ये हमारा कॉनेटिव है, क्या है, कॉनेटिव। तो कॉनेटिव को भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी साइकोमोटर कहते हैं। और साइकोमोटर भी हमारा मैनुअल होता है। ये सब हमारे किससे होते हैं, फिजिकल स्किल होते हैं। किसके होते हैं, हमारे फिजिकली स्किल होते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, जो आप यहाँ पे डायग्राम देखो, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो साइकोमोटर जब आपके सामने हैंड आ जाए तो हैंड से रिलेटेड है, जब आपके सामने आ जाए डूइंग आ जाए, जब आपके सामने आ जाए फिजिकल स्किल, जब आपके सामने आ जाए मैनुअल स्किल, या फिर आपके सामने आ जाए कॉग्निटिव, तो सब आपकी फिजिकल स्किल के ही नाम होते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि तीनों का नाम हमारा फिजिकल स्किल। चाहे आपको कभी देखो यहाँ पे फिजिकल स्किल आपको यहाँ पे दे सकता है, और साइकोमोटर आपको स्किल यहाँ पे देता है। आपको चीजों को समझना है कि आपसे पूछना क्या चाह रहा हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारे डोमेन होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमारे कॉग्निटिव, ठीक है, दूसरा होता है हमारा अफेक्टिव, और तीसरा होता है साइकोमोटर। साइकोमोटर को कोनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोनेटिव। ये हमारा कॉग्निटिव है आपका, ठीक है। तो हमारा इसमें मेंटल स्किल से रिलेटेड होता है, या फिर नॉलेज से होता है, या फिर मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है। हमारा जो हमारा अफेक्टिव होता है, हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड होता है, हमारे फीलिंग से होता है, हमारे इमोशनल से, यानी एक तरह से जो आपकी तरफ से इमोशनली होते हैं, जो आपके मोटिवेशन से रिलेटेड होते हैं, जो चीज उसमें हो जाएगा आपका। ये आपके लेसन प्लान से रिलेटेड है, ये आपके मोटिवेशन से रिलेटेड है, और ये आपके डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड है। ये हमारे मैनुअली आ जाएगा, फिजिकल आ जाएगा, चाहे स्किल आ जाएगा, चाहे कोऑर्डिनेटिव है। तो आपको शायद यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस इज रिलेटेड, इसका मतलब है ये जो डिफरेंस है इसे आप क्या कहोगे, अपीयरेंस, फिजिक, हैंडीकैप। तो ये जो डिफरेंस है तीनों में, ये किस प्रकार का डिफरेंस है? ये फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है, फिजिकल डिफरेंस है, या फिर फिजियोलॉजिकल और फिजिकल दोनों प्रकार का डिफरेंस है, या फिर नन ऑफ दीज? तो ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट काइंड द डिफरेंस इज रिलेटेड, अपीयरेंस, फिजिक और आपका हैंडीकैप। वैसे ये पूछ रहा कि जो 3 चीज आपके सामने दिखाई दे रहा है, अपीयरेंस, फिजिक और आपका हैंडीकैप, ये आपके फिजिकल डिफरेंस में किससे रिलेटेड है? हमारे फिजिकल डिफरेंस वो 3 टाइप के होते हैं ना। एक तो हमारा साइकोलॉजिकल डिफरेंस होता है, एक होता है हमारा फिजिकल डिफरेंस, एक होता है हमारा मेंटल स्केल, मेंटल डिफरेंस। तो आपको बताना है अपीयरेंस और फिजिक और हैंडीकैप आपका किससे रिलेटेड है आपका डिफरेंस में। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जवाब बिल्कुल सही आ रहे बच्चों के, ज्यादातर बच्चों को सही आ रहे, कुछ के बच्चों को थोड़ा सा गलत आ रही है। किससे रिलेटेड? आपके फिजिकल डिफरेंस है। किसमें आता है ये आता है हमारा फिजिकल डिफरेंस में। हमने आपको अच्छे से बताया था। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिजिकल डिफरेंस, उसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे प्रेम सर आपको कुछ लाइन बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रेम सर बताएंगे 2-3 लाइन आपको, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिजिकल डिफरेंस की, तो फिजिक का मतलब होता है कि फिजिक कैसी है। तो फिजिक कैसी हो सकती है आपकी? लंबे हो सकते हो आप, छोटे हो सकते हो, मोटे हो सकते हो, और लीन का मतलब होता है पतले होना। हेल्थ कैसी हो सकती है आपकी? रोबस्ट, रोबस्ट मतलब हट्टा कट्टा एकदम, ठीक है, जैसे फ्लाइंग बीस्ट। स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। इसके अलावा क्या हो सकता है? आपकी अच्छी हेल्थ हो सकती है, नॉर्मल हो सकते हो, या हो सकता है आप बीमार रहते हो, इल। हैंडीकैप में क्या आ जाएगा? आपका कोई भी जो आपका ऑर्गन है, हो सकता है वो ठीक से काम ना करे। अपीयरेंस में क्या आ जाएगा? अट्रैक्टिव हो आप, अगली, अगली मतलब आप देखने में उतने अच्छे नहीं हो। हैंडसम का क्या मतलब है? वो तो आपको पता ही है, हैंडसम, आकर्षक, ठीक है। तो ये चीजें आपके फिजिकल डिफरेंस में आ जाती है, और ये 4 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे आपको देखो क्लियर हो गया। अभी मैं आपसे यही पूछ रहा था, यहाँ पे देखो फिजिक जो था और जो आपका हैंडीकैप था और अपीयरेंस ये किस में आ रहे हैं? ये हमारे फिजिकल डिफरेंस में आ रहे हैं। तो आपको चीजें क्लियर हो गया, ठीक है। अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में यहाँ पे आपको सेंस ऑर्गन के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे प्रेम से, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत से कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। प्रेम से तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे कितने कितने सेंसेस होते हैं, और वह हमारे जो ये सेंसेस होते हैं ये किस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आपके पास जो सेंसेस होते हैं वो 5 प्रकार के सेंसेस होते हैं। कौन कौन से? आईज, ईयर, नोज, टोंग, स्किन, और एक आपका स्पेशल सेंस होता है जिसे आप बोलते हो काइनेस्थेसिस। काइनेस्थेसिस मतलब जो चीजें आप हाथ से करते हो, जैसे पुश करते हो, दबाते हो, धक्का मारते हो, तो ये होता है आपका काइनेस्थेसिस। अब देख लेते हैं कि जो आपका विजुअल सेंसेशन है वो किस चीज से रिलेटेड होता है। विजुअल का मतलब होता है देखना, इसका मतलब ये रिलेटेड होगा आईज से। ऑडिटरी, ऑडिट का मतलब होता है ऑडी, ऑडी मतलब ऑडियो, ऑडियो मतलब सुनना, सुनना यानी कि कान, कान से रिलेटेड होगा।
ओला फैक्ट्री। ओला फैक्ट्री किससे रिलेटेड होगा? ओला फैक्ट्री क्या होता है? ओला फैक्ट्री ग्लैंड्स होती है। कहां पर होती है? नाक के अंदर होती है। इसका मतलब है ये नोज से रिलेटेड होगा। गस्टेटरी, गस्टेटरी से आपने कनेक्ट कर दिया गेस्ट। तो गेस्ट जब आते हैं तो आप क्या बनाते हो? उनके लिए कुछ पकवान वगैरह बनाते हो, ठीक है, कुछ उनको खाने के लिए देते हो ताकि वो अगली बार फिर आए, ठीक है, ताकि आप दिखा सको कि आप कितना रेस्पेक्ट करते हो उनका, कितना उनको मानते हो। तो ये किससे रिलेटेड होगा? टोंग से रिलेटेड होगा। और अगला है आपका टेक्चुअल। टेक्चुअल से आप कनेक्ट कर सकते हो टच। टच यानी कि स्किन से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि जो आप टच कर कर देखते हो, कोई भी चीज स्मूथ है, कोई भी चीज कैसी है, खुरदुरी है, वो आपको कैसे पता चलता है? टच से पता चलता है। और एक होता है आपका काइनेस्थेसिस। काइनेस्थेसिस क्या होता है? पुश करना, पुल करना, प्रेस करना। तो ये जो आपका स्पेशल सेंसेस होता है इसे बोलते हैं हम काइनेस्थेसिस सेंसेस। गौरव, तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा। देखो अगर बस नॉर्मल अगर स्किन आ रहा है, टच आ रहा है, तो हमेशा जाना टचुअल सेंसेशन के साथ। पर आपके जब स्किन में आपके मसल में एक तरह से मूवमेंट हो रहा है, पुश हो रहा है, पुल हो रहा है, तो आपको किससे जाना है? तो आपको जाना है काइनेस्थेटिक सेंसेशन के साथ जाना है। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, तैयार हो? बताओ अभी फटाफट। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? what type of training analysis is CITS based on? CITS किस प्रकार के ट्रेनिंग एनालिसिस पर आधारित है? टाइम बेस्ड, टॉपिक बेस्ड, दोनों या नन ऑफ दीज? तो ये आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखो जो, तो अगर मैं बताऊं आपको, तो जो हमारा भारत स्किल के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आपका दूसरा तीसरा क्वेश्चन है कि सिलेबस एनालिसिस के कितने मेथड होते हैं। चाहे आपका सिलेबस एनालिसिस आ जाए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ठीक है, सिलेबस एनालिसिस आ जाए, चाहे आपका ट्रेनिंग एनालिसिस आ जाए, ये आपके दो टाइप पे आधारित होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है हमारा टाइम बेस्ड और दूसरा होता है हमारा टॉपिक बेस्ड। तो हमारा जो CITS होता है ये हमारे टाइम पे आधारित होता है कि हम टाइम पे जाते हैं, टाइम पे आते हैं, ठीक है। इसका एक टाइम होता है, ऐसे नहीं कि आप कभी भी चले गए, आपका कहीं आता। तो इसका CITS का जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, टाइम बेस्ड। इसका मैंने आपको क्वेश्चन बहुत से करा दिया मैंने टाइम बेस्ड और टॉपिक बेस्ड पे। जो हमारा टॉपिक बेस्ड होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए टाइम बेस्ड, उसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखो हमारा सिलेबस एनालिसिस हो चाहे ट्रेनिंग एनालिसिस हो, ये हमारे दो बेस पे काम करते हैं। पहला कौन सा होता है? हमारा टाइम बेस्ड एनालिसिस, और दूसरा होता है हमारा टॉपिक बेस्ड या फिर बोलते हैं सब्जेक्ट बेस्ड एनालिसिस। टाइम बेस्ड ऐसा क्या होता है? जो ऐसे चीज जो आपके टाइम पे आधारित होते हैं, ठीक है, जो आपके टाइम पे आधारित, इसमें टाइम आपका फिक्स होगा, ये चीज होगा। और जो टॉपिक बेस्ड और जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होता है, ये आपके सब्जेक्ट पे आधारित होता है। जब तक आपका टॉपिक का सब्जेक्ट खत्म नहीं होता, आप अपने टॉपिक में आप लगे रहते हो। तो जो कॉम्प्लिकेटेड वर्क होते हैं, बिल्कुल जो टफ वर्क होते हैं, ये आपके किस में आते हैं? ये आपके टॉपिक में आते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड में आते हैं। जो हमारा रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, अनुसंसाधन, ठीक है, तो जो हमारा रिसर्च सेंटर होता है उसमें हम टॉपिक बेस्ड यूज करते हैं। आपको यहाँ पे चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक चीज और, देखो टाइम बेस्ड पे हमारे कौन कौन से आधारित होते हैं। तो हमारा जो भी एकेडमिक कोर्स होता है, जैसे CITS कर रहे हैं, हमें स्कूल वगैरह हो गया, और भी बहुत सी चीजें हो सकती है हमारी, ठीक है। तो ये हमारे टाइम बेस्ड पे आधारित है। जबकि टॉपिक बेस्ड पे क्या आता है हमारा? तो टॉपिक बेस्ड पे हमारा आता है रिसर्च बेस्ड, यानी जो चीज रिसर्च से संबंधित, यानी कि अनुसंधान, उस दिन बताया था ना, अनुसंसाधन, ठीक है, अनुसंधान जिसे बोलते हैं, रिसर्च सेंटर। तो रिसर्च सेंटर में हम क्या यूज करते हैं? हमारा टॉपिक बेस्ड पे होता है। वहां पे कोई टाइम का फिक्स नहीं होता, टाइम उसमें ज्यादा भी लग सकते हैं, कम पे। हम वहां पे मेन फोकस किस पे करते हैं? तो हम वहां पे मेन फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे, अपने सब्जेक्ट पे। जब तक हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता, हम अपने रिसर्च पे लगे रहते हैं। तो आपको शायद यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया। जब भी हमारा कोर्स आ जाए, CITS अगर आ जाए, CTS आ जाए, तो यह सब हमारे टाइम बेस्ड पे आधारित होते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। What are responsibilities of line manager? लाइन मैनेजर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? कंडक्टिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को कराना, प्रोवाइडिंग कोचिंग एंड परफॉर्मेंस फीडबैक टू ऑल टीम मेंबर्स, सभी टीम मेंबर्स को कोचिंग और परफॉर्मेंस फीडबैक देना, मैनेजिंग एम्प्लॉयज एंड रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको एक तरीके से अचीव करने में हेल्प कराना। इसके अलावा आपका अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा?
यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, ऑल ऑफ दिस, डी वाला, वो यहाँ पे वो हाइड हो गया, ठीक है। तो आप डी ऑप्शन कर सकते हो, ऑल ऑफ दिस कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ढक गया, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस कर सकते हो लास्ट वाले का, ठीक है। तो आपको जवाब देना है। देखो आपके जो लाइन मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो अभी क्वेश्चन था आपका, कंडक्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, आप वो अपने दिमाग का यूज करते हैं उस चीजों को कंडक्ट करने में, उसको संचालन करते हैं, जो आपको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसको संचालन करते हैं, अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग का वहां पे यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोवाइडिंग कोचिंग एंड परफॉर्मेंस फीडबैक टू ऑल टीम मेंबर, वहां पे क्या करते हैं, हर टीम मेंबर को क्या करते हैं, कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, परफॉर्मेंस फीडबैक भी वहां पे जरूरी होता है, तो भी हमारा लाइन मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तीसरा क्या आपका, तीसरा है मैनेजिंग एम्प्लॉय एंड रिसोर्स टू अचीव स्पेसिफिक फंक्शन या फिर ऑर्गेनाइजेशन गोल। इस क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई कर दिया, जो पहला क्वेश्चन था आपका वो चीज नहीं है, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को प्राप्त करने के लिए एक तरह से क्या करते हैं, मैनेजिंग करते हैं आपके एम्प्लॉय को भी, आपके रिसोर्स को भी, जिससे आप अपने गोल, अपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल को प्राप्त कर सको। लास्ट क्या आपका, ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन है क्या आपका, ऑल ऑफ दिस। इसका जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, ये इसका ये ऑप्शन डी था, यहाँ पे ढक गया था, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे, ठीक है। इसका जिसने जवाब देगा, जिसने जवाब दिया सॉरी, ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज करता है। इस क्वेश्चन को जो सोच रहे हैं ना, पहले वाला क्वेश्चन वो नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। आपको कोचिंग, आपको एक तरह से आपको तरीके बताते हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉय को और इसको क्या करते हैं, मैनेजिंग करते हैं, इसके ऑर्गेनाइजेशन गोल को प्राप्त करने के लिए, पर्सनल गोल नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को प्राप्त करने के लिए, इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। प्रेम सर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बताएंगे लाइन मैनेजर के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लाइन मैनेजर की अगर हम बात करें तो लाइन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैनेजिंग एम्प्लॉयज एंड रिसोर्सेस। इसका मतलब है एम्प्लॉयज के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है लाइन मैनेजर, एंड रिसोर्सेस टू अचीव स्पेसिफिकल फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका मतलब है कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक गोल होता है, तो उसको अचीव करने के लिए एक तरीके से जो आपके एम्प्लॉयज है उनको हेल्प करता है कि आप अचीव करो, उनको मोटिवेट करता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ सकता है आपका, रिक्रूटिंग एंड हायरिंग टैलेंट टू फिल टीम पोजीशंस। इसका मतलब है रिक्रूटमेंट का काम होता है, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, आपको जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्रॉस ट्रेनिंग एम्प्लॉयज टू एंश्योर जॉब रोटेशन एंड मिनिमाइज असाइनमेंट कवरेज गैप्स। इसका मतलब है जॉब रोटेशन करता है। इसका मतलब है कोई अगर एक एम्प्लॉय एक काम को कर रहा है तो उसको वहां से हटाकर वो दूसरी जगह लगा देगा, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा काम को सीख सके। प्रोवाइडिंग कोचिंग एंड परफॉर्मेंस फीडबैक टू ऑल टीम मेंबर। इसका मतलब है कि कोचिंग प्रोवाइड करता है और परफॉर्मेंस कैसी रही इसका फीडबैक भी देता है टीम मेंबर्स को। कम्युनिकेटिंग एंड एंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनल और डिपार्टमेंट गोल्स। इसका मतलब है कोई भी जो डिपार्टमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए कम्युनिकेट करता है, कहाँ से आप सुधार कर सकते हो, कहाँ पे गलतियां हो रही है, ये सब। मेजरिंग इंडिविजुअल एंड टीम मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है, टीम मैट्रिक्स क्या होता है, टीम मैट्रिक्स का मतलब है अगर आपके पास 5 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, 5 अगर आपके पास एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो किस वर्कर के पास या किस एम्प्लॉयज के पास कैसी स्किल है उसका एक मैट्रिक्स बना दिया जाता है कि ये जो वर्कर है या ये जो आपका एम्प्लॉय है इसके पास इतनी ज्यादा स्किल्स हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टीम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसे, टीम मैट्रिक्स। स्किल मैट्रिक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके अलावा क्या होता है, आइडेंटिफाई द नीड फॉर करेक्टिव एक्शन व्हेन नेसेसरी। इसका मतलब ये होता है कि करेक्टिव एक्शन लेता है बाय चांस कहीं पर अगर कुछ कमी रह रही है, तो जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको बताएगा कि आप ऐसे सुधार करो, इस तरह से अगर आप करोगे तो आप जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो प्राप्त नहीं कर पाओगे। एंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ऑल प्रोसेस। इसका मतलब है क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, वो अपनी क्वालिटी की वजह से ही आगे बढ़ सकती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी वर्क नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं गौरव सर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, द स्टूडेंट चेंजेस इंफॉर्मेशन इनटू ए डिफरेंट सिंबॉलिक फॉर्म और लैंग्वेज इज नोन एज। इसका मतलब है एक स्टूडेंट जानकारी को डिफरेंट सिंबॉलिक फॉर्म में बदल देता है, लैंग्वेज में बदल देता है, इसे आप क्या कहोगे, एप्लीकेशन, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन या फिर एनालिसिस।
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो जो हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी उसमें आपके 6 लेवल हैं, ठीक है। जो पहला हमारा है नॉलेज होता है। कौन सा होता है? नॉलेज। आज उसमें चीजों को बताया, जैसे आपके इंस्ट्रक्टर ने बता दिया, चाहे स्कूल टाइम में थे तो आपको मैडम ने पढ़ा दिया कि बेटा ये चीज होता है, तो आपने बस वहां पे पढ़ लिया, आपने उसको समझा नहीं, आपने बस पढ़ा, आपने वहां पे उसके बारे में चीजों को जाना आपने, ठीक है, और उसको समझने के लायक नहीं हुआ, आप उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का आपको नहीं आया था। फिर इसका जो जो दूसरा स्टेप होता है वो कौन सा होता है आपका? तो होता है आपका कंप्रीहेंशन, जिसको अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं आपका। उसमें क्या करते हो, जो चीज आपने नॉलेज में सीखा था उसको अपने अपने फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में, डिफरेंट सिंबॉलिक फॉर्म में चीज को क्या करते हो, चेंज कर देते हो। या फिर हम ये बोल सकते हैं दूसरों को समझाने के लिए आप उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हो। तो आपका क्वेश्चन वही कह रहा है, द स्टूडेंट चेंज इन्फॉर्मेशन इनटू अ डिफरेंट सिंबॉलिक फॉर्म या फिर लैंग्वेज, नॉइज, यानी कि जो चीज को डिफरेंट सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ चीजों को उसने पढ़ा, उसने यहाँ पे समझ लिया, यहाँ पे उसने यूज कर लिया, और इसका यहाँ पे उसने एनालिसिस करने के लिए इसको डिवाइड करके चीजों को ब्रेक कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द ब्लूम लेवल फॉर द स्टेटेड क्वेश्चन। दिए गए क्वेश्चन के अनुसार ब्लूम लेवल बताइए। डिफाइन पंचायत, यानी कि जो आपका डिफाइन है और जो पंचायत है ये आपका किसके अंतर्गत, किस लेवल के अंतर्गत आएगा? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन या फिर एनालिसिस? देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके सामने नेम आ जाए, डिफाइन आ जाए, ठीक है, डिस्क्राइब आ जाए, ठीक है, क्या चीज आ जाए आपके, रिप्रोड्यूस आ जाए, आपको ऑर्गेनाइज आ जाए, स्टेट आ जाए, या फिर और आके आ जाए आपका आइडेंटिफाई आ जाए, डिफाइन आ जाए, डिस्क्राइब आ जाए, नेम आ जाए, तो सब आपके किसके एक्टिवर होते हैं? सब आपके नॉलेज के एक्टिवर होते हैं। तो यहाँ पे आपसे मेनली किसके बारे में पूछ रहा? डिफाइन पंचायत के बारे में। डिफाइन भी आ रहा है आपका, पंचायत भी आपका नेम हो गया, ये आपका डिफाइन हो गया, यानी पंचायत को परिभाषित करो। इसका क्या हो जाएगा? इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, नॉलेज, उसका बिल्कुल सही है। इसकी भारत स्किल के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपका आइडेंटिफाई भी आ रहा, डिफाइन भी आ रहा आपका, और आपका स्टेट भी आ रहा है। आपको 4-5 आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्टिवर दिखा देता हूँ, आपको चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देख एक्टिवर कौन कौन से होते हैं नॉलेज के? रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनाइज, स्टेट जो अभी आया था आपका, आइडेंटिफाई भी आया था, डिफाइन पंचायत आया था, डिस्क्राइब, मैच और नेम, ये सब आपके किसके एक्टिवर होते हैं? ये होते हैं आपके नॉलेज का एक्टिवर होते हैं। नॉलेज में क्या करते हो आप? चीजों को बस चीजों को जानने के लिए करते हो, प्रोसेस को जानने के लिए करते हैं कि उसका प्रिंसिपल क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसको जानने के लिए एक फैक्ट होता है। इसमें चीजों को अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हो आप, उस चीजों को जानते हो। चाहे नाम हो सकता है, डिस्क्राइब कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, आइडेंटिफाई करते हो, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। येलो कलर इजंट यूज, येलो कलर का यूज नहीं किया जाता है। वार्निंग ऑफ डेंजर, इसका मतलब है डेंजर की वार्निंग देने के लिए। कॉशन साइन, कॉशन मतलब इसका मतलब है सावधानी का साइन दिखाने के लिए। मशीन गार्ड्स, मशीन के जो गार्ड्स होते हैं उनको कलर करने के लिए। या फिर एस्केप रूट्स, यानी कि बचाव के जो रास्ते होते हैं उनको दिखाने के लिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो वार्निंग ऑफ डेंजर्स का मतलब क्या है? इसको आपको क्या चाहिए यहाँ पे मतलब आपके चेतावनी के लिए क्या करना है? एक तरह से चेतावनी के लिए आपको एक तरह से खतरा बताना, कि चेतावनी को आपको सावधान करना चाहिए कि वार्निंग है वहां पर, ठीक है। वार्निंग ऑफ डेंजर का मतलब ये नहीं कि आपको डेंजर के बारे में पूछ रहा आपसे, नहीं, कि आपको वार्निंग दी जा रहा है कि भाई वो डेंजर है। आपको क्या दिया जा रहा है? आपको वार्निंग दिया जा रहा कि वो चीज आपके लिए डेंजर है। तो वार्निंग का क्या होता है? तो हमारा इसका येलो होता है। क्वेश्चन साइन का तो भी हमारा येलो ही होता है। मशीनरी जो हमारे गार्ड होते हैं, इसका जो हमारे मशीन का जो ऊपर जो गार्ड लगा होता है, ये कौन से कलर का होता है? ये भी हमारा येलो कलर का होता है। और हमारा स्केप रोड, ये क्या होता है भाई? तो ये हमारा, अभी मैंने आपको कल परसों के बारे में बताया था कि जो स्टोरेज स्पेस होते हैं कौन कौन से कलर का होते हैं। तो पहला उसमें आपको व्हाइट दिया था, दूसरा क्या था आपका? तो दूसरा था आपका उसमें येलो कलर था, ठीक है। दूसरा क्या था आपका? येलो कलर था। पर आपसे पूछा था, मैंने आपको बताया था उस दिन ग्रीन कलर के लिए हम कौन सा स्केप रूट यूज करते हैं। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, स्केप रूट, उसका बिल्कुल सही है। अब आप सोच रहे हो ये होता क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दे रहा हूँ। देखो, जबकि आपकी कंपनी वगैरह में जब आग वगैरह लगता है तो आपके लिए आपके एक सेफ रास्ता बनाया जाता है, हरी झंडी लगाया जाता है, जिसकी वजह से आप वहां से निकल जाओ। जब आपका फायर जो एक तरह से आग लगता है ना, तो आपको एक तरह से इमरजेंसी रास्ता बनाया जाता है। उस इमरजेंसी रास्ते का आप यूज करो और अपने जो भी संस्थान है, जो भी चीज है, वहां पर आप निकल जाओ।
तो हमारा होता है स्क्रैप रूट। यहाँ पे प्रेम सर यहाँ नीचे आपको कुछ बताएंगे नीचे स्क्रैप रूट और क्या होता है, फिर हम आगे चलते हैं। प्रेम सर। Escape route is a predefined path of travel that has been designed to provide employees with a safe and predictable mean of evacuating. इसका मतलब है अगर बाय चांस कोई क्लैमिटी होती है, क्लैमिटी क्या होती है, क्लैमिटी का मतलब होता है कोई आपदा आती है। कई बार ऐसा होता है अर्थक्वेक्स आते हैं, कंपनी वगैरह क्या होती है बहुत बड़ी होती है, वर्कर हो सकता है किस लोकेशन पे काम कर रहा हो, तो उस समय क्या होता है कि अगर उसे एक रास्ता पता होगा कि कैसे मैं बच सकता हूं और क्या एक सेफ रास्ता हो सकता है निकलने का, तो उस कंडीशन में उस वर्कर की जान बच सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज में आग लग जाती है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा उस समय कैजुअलिटीज हो सकती है, लाइफ जा सकती है, ठीक है, लाइफ थ्रेट हो सकता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए एस्केप रूट्स डिजाइन किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसी कोई क्लैमिटी होती है तो आपको इस रास्ते से आप बाहर जा सकते हो और इस तरह से आप अपनी जान बचा सकते हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एस्केप रूट्स। एस्केप का मतलब क्या होता है, बचना। तो यानी कि बचने का जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं हम एस्केप रूट्स। करो तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया। ठीक है, एस्केप रूट जब भी आएगा तो आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन सिग्नल, हरा झंडा मिल गया आपको, हरी झंडी मिलता है तभी तो ट्रेन चलती है आपकी। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू relocate द ऑल पार्ट्स ऑफ ए मशीन इन ए करेक्ट सीक्वेंस। इसका मतलब है किसी भी मशीन के अलग अलग पार्ट्स को एक करेक्ट सीक्वेंस में लगाना इसे आप क्या कहोगे ब्लूम्स के लेवल के अनुसार? इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस या फिर एप्लीकेशन? तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताया था आपको, ठीक है। तो यानी कि जो चीज आपका मशीन है, आपको देखो आप क्या करते हो एनालिसिस में, क्या करते हो आप चीजों को एनालिसिस करने के लिए उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देते हो, उसको ब्रेक कर देते हो। और आपने जब ब्रेक कर दिया तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके तभी तो उसको चीजें इवोल्यूट करोगे कि उसमें क्या गलती क्या चीज नहीं है। तो आपको वही कर रहा था कि आपको टू रिलोकेट द ऑल पार्ट, यानी जो जो आपके सारे पार्ट है जो आप एक तरह से क्या कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, उसको क्या कर रहे हो आप उस मशीन को एक करेक्ट सीक्वेंस में, उस पार्ट जो आपके अलग अलग सभी जो पार्ट है आपको उसको क्या कर रहे हो आप एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हो। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं सिंथेसिस। यानी सिंथेसिस में क्या होता है, चीजों को जोड़ना होता है। क्या होता है, जो चीजों को आपने एनालिसिस में ब्रेक किया था आपने चीजों को जोड़ दिया। तो आपको जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रेम सर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बताएंगे इसके बारे में, फिर हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, टू रेलोकेट द ऑल पार्ट्स ऑफ ए मशीन इन ए करेक्ट सीक्वेंस। इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक मशीन को डिसमेंटल कर रखा है, डिसमेंटल मतलब उसको अलग अलग पार्ट्स में उसको बांट रखा है, ठीक है, खोल रखा है, तो अगर आप इस मशीन को मेल जुलाकर एक सही सीक्वेंस में एक इंडिविजुअल मशीन बना रहे हो, एक अकेली मशीन बना रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, असेंबलिंग कर रहे हो, मान लिया, ठीक है, पार्ट्स में दी उसको आप असेंबलिंग कर रहे हो, तो इसे आप क्या बोलते हो, सिंथेसिस बोलते हो। इसके अंतर्गत जो एक्टिव वर्ब आती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी आएंगी इसके अंदर? कंपोज, कंपोज मतलब बनाना, कंपाइल, कंपाइल करना, कैटेगराइज, कैटेगराइज करना, रीराइट, रीराइट का मतलब होता है दोबारा से राइट करना। जैसे आप क्या होता है ना, सीडी वो होता है, रोम वगैरह होता है, सॉरी रैम जो होती है उसमें आप रीराइट करते हो ना। इसके अलावा क्या होता है, रिवाइज, रिवाइज करना, रिलेट करना, रीऑर्गेनाइज करना, ठीक है। डिवाइस, डिवाइस का मतलब क्या होता है, दिमाग में कोई विचार आ जाना, ठीक है। क्रिएट करना, आप कुछ नई चीज क्रिएट कर रहे हो, आपने कोई नया डिजाइन बना दिया, ठीक है, आपने, ये जो एक्टिव वर्ब्स होंगे ये आपका सिंथेसिस में आएगा। ये एक्टिव वर्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपको पूछी जाती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माइक्रो टीचिंग्स एलिमेंट्स आर। माइक्रो टीचिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? माइक्रो क्लास, माइक्रो लेसन, कंपोनेंट स्किल या ऑल ऑफ दीज? बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक है। माइक्रो टीचिंग के मैंने आपको बताया था 3 एलिमेंट थे आपके, 6 स्टेप थे आपके, 9 प्रोसीजर हो गया आपके, आपके 4 आर हो गया आपके। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। और किसके साथ जा रहे हैं बच्चे? ज्यादातर ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं, माइक्रो क्लास या फिर माइक्रो ग्रुप हो गया आपका, माइक्रो लेसन हो गया, मतलब कि एक आपका लेसन होता है। क्या होता है? एक आपका लेसन होता है। तीसरा क्या होता है? कंपोनेंट स्किल होते हैं आपके, जो स्किल होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑल ऑफ दिस उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। Which of the following is included in 7P of market strategy? इसका मतलब है 7P जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड मार्केट मिक्स,
उसमें क्या चीज ऐड होगी इन चार ऑप्शन में से? प्रमोशन, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 7P में क्या चीज आपका इंक्लूड होता है मार्केट स्ट्रेटेजी में, ठीक है। तो आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन हमारा कौन सा पी है, तो प्रमोशन आपका तीसरा पी है, तीसरा जो पी है वो आपका प्रमोशन है। प्रोसेस, प्रोसेस हमारा कौन सा पी होता है, प्रोसेस, प्रोसेस हमारा होता है 6P, छठा जो पी है हमारा, जो छोटे नंबर पर आता है सीक्वेंस में, तो हमारा प्रोसेस है। और जो फिजिकल एविडेंस है ये हमारा 7वां पी है, 7P आपका। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑल ऑफ दिस, 7P में हमारे सारे इंक्लूड है, इसमें क्या है इंक्लूड है, सारी चीज आएगा आपके इसमें, 7P में हमारे सब चीज आते हैं इसमें। पर्टिकुलर आपसे ये नहीं पूछ रहा कि 7वां पी, आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे ये पूछ रहा है कि 7P में क्या क्या आपका इंक्लूड होता है, तो सब कुछ होते हैं आपको। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो पहले नंबर पे क्या आ रहा हमारा, तो पहले नंबर पे आ रहा हमारा प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज है, बिल्कुल सीक्वेंस में। आपसे कभी कभी सीक्वेंस में पूछ लेता है कि तीसरा पी बताओ, पांचवा पी बताओ, छठा पी बताओ। तो पहला होता है हमारा प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्राइस, तीसरा होता है प्रमोशन, चौथा होता है हमारा प्लेस, पांचवा होता है पीपल, और छठा होता है हमारा प्रोसेस, और सातवां होता है हमारा फिजिकल एविडेंस। तो पहला था ना हमारा प्रमोशन, मैंने बताया आपका 3P होता है, और जो हमारा प्रोसेस होता है छठा पी होता है, और सातवां पी होता है हमारा फिजिकल एविडेंस। जो हमारा आठवां पी होता है क्वालिटी होता है, क्या होता है क्वालिटी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको शायद यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ माइक्रो स्ट्रेटेजी के बारे में, ये जो एक्सटेंडेड है। कभी कभी 7P को हम एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, कि जो हमारा बेसिक जो पी था, जो हमारा मार्केट मिक्स आया था, हमारे कहाँ से आया था, 4P से आया था। जो स्टार्टिंग हुई थी कहाँ से हुई थी, तो हमारी 4P से हुई थी। और 4P को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम इसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स, ट्रेडिशनल मतलब होता है पारंपरिक, एक तरह से बेसिक जो चीज होता है। हमने इसमें क्या किया, हमने तीन एलिमेंट हमने और ऐड कर लिया। जो हमने तीन चीज हमने और ऐड किया, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 7P मिल गया। हमें क्या मिला, 7P। तो 7P को हम किस नाम से जानते हैं, तो एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स के नाम से जानते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, समझ में आ रहा सबको? माइक्रो टीचिंग साइकिल और स्टेप्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेजेस? इसका मतलब है माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल होती है उसके अंदर जो स्टेजेस होती हैं वो कितनी होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं? आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो जल्दी से बताइए कितनी स्टेजेस होती है माइक्रो टीचिंग की साइकिल में, या स्टेप्स कितने होते हैं, और आपको उनका नाम भी बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों के 100% बच्चों का जवाब बिल्कुल सी आ रहा है। किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है। यानी कि जो हमारे साइकिल और स्टेप होते हैं कितने होते हैं, 6 होते 3 है। हम उसको क्या करते हैं, रिवाइज कर देते हैं। क्या करते हैं, रिवाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले आपको नाम बता देता हूँ। पहला होता है हमारा प्लान, दूसरा होता है हमारा टीच, तीसरा होता है फीडबैक, चौथा होता है हमारा रीप्लान, पांचवा होता है हमारा रीटीच, छठा होता है हमारा रीफीडबैक। ये तीन को हमने क्या किया, री कर दिया, हमने रीप्लान रीटीच कर दिया। तो हमारे टोटल कितने स्टेप हो गए, तो हमारा साइकिल होता है ना, पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो पूरे प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पूरा साइकिल हमारे कितने हो गए, 6 हो गए। और आपके प्रोसीजर के जो मैंने बताया था आपको स्टेप, तो प्रोसीजर में आपके कितने थे, 9 थे। आपके एलिमेंट आपके कितने थे, आपको 3 थे, ठीक है। आपको पता चल गया फेसेस कितने होते हैं, 3 होते हैं। अभी हम फेसेस के बारे में भी देख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। Which of the following operating system is not maintained by Microsoft? निम्नलिखित चार ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा मेंटेन नहीं किया जाता है? विंडोज 98, विंडोज 7, लाइनेक्स, विंडोज विस्टा। तो मैं यहाँ पे करीबी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। 2017 का जो मैंने पेपर सॉल्व कराया था, अच्छे से बताया था आपको। तो मुझे लग नहीं रहा कि आपको बताना पड़ेगा, फिर भी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। आप इसका जिसने जवाब दिया आपका ऑप्शन सी लिनक्स, उसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको बता देता हूँ माइक्रोटेक्स में आपके कौन कौन से आते हैं। तो पहला आता है आपका विंडो 95, विंडो 98, विंडो मी, विंडो 2000। उसके बाद आता है आपका विंडो वर्जन में आपके विंडो MX भी आता है। और आपका क्या आता है, आपका विंडो विस्टा भी आता है, विंडो 7 भी आता है, विंडो 8 भी आता है आपका। और रिलक्स आपका नहीं आता। इसके बारे में यहाँ थोड़ा बहुत प्रेम से बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं हल्का फुल्का आगे। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या है, लाइनेक्स। लाइनेक्स की अगर हम बात करें तो लाइनेक्स क्या होता है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट इज ए सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली मैनेज ए सिस्टम्स हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी एंड स्टोरेज। इसका मतलब है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है हार्डवेयर को, और इसके साथ साथ कुछ रिसोर्सेज जैसे
सीपीयू जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अलावा जो मेमोरी है, कौन सी, जो हार्ड डिस्क है, और जो स्टोरेज है यानी कि पेन ड्राइव वगैरह, ये सारे के सारी जो चीजें हैं, इन सबको जो मैनेज करता है उसे आप क्या बोलते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन बात किसकी हो रही है, लाइनक्स की। तो लाइनक्स क्या होता है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि अगर इन्होंने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी बंदा जिसको सी लैंग्वेज आती हो, ठीक है, तो वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ अगर कमियां निकालनी है या अगर इसको फर्दर डेवलपमेंट करना है तो वो कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोप्राइटरी बेस्ड ओपन सिस्टम होता है, क्योंकि इसका जो मालिक है वो कौन है, बिल गेट्स है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोप्राइटरी बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लाइनक्स क्या था हमारा, लाइनक्स हमारा क्या सिस्टम, एक तरीके से मैं बता रहा हूँ बस एक लाइन में आपका। लाइनक्स क्या होता है हमारा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये क्या होता है आपका, ओएस होता है। ओएस मतलब आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है, ठीक है। तो इसका जिसने भी जवाब दिया 23 का आपका लाइनक्स बिल्कुल सही है। क्या होता है आपका, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है, आपका ओएस होता है, ठीक है। ये आपके ओएस के वर्जन होते हैं और ये क्या होता है आपका, ये आपका ओएस होता है, ठीक है। ये आपके इसके वर्जन है आपके, और ये आपका ओएस यानी कि एक तरह से ऑपरेटिंग सोर्स है आपका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटा, आज 25 तक रखेंगे, उसके बाद हम आपसे कल मिलेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है, इन माइक्रो टीचिंग क्लास यू आर नॉट सपोज टू टीच। इसका मतलब है जो आपका माइक्रो टीचिंग होगा इसके अंदर आप क्या नहीं करते हैं, वन स्किल एट वन टाइम, एक बार में एक स्किल, मोर देन वन टॉपिक, एक बार में एक टॉपिक से अधिक, इंस्टेंटेनियस फीडबैक, इंस्टेंटेनियस फीडबैक का यूज नहीं करोगे, ऑल ऑफ दीज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखो माइक्रो टीचिंग में आपको बताया था कि माइक्रो क्लास होता है आपका, माइक्रो एलिमेंट होता है, माइक्रो टॉपिक होता है आपका। माइक्रो टॉपिक मतलब क्या होता है, बस एक टाइम पे आप एक ही टॉपिक पढ़ाओगे, एक ही टॉपिक आपका सिलेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आपके टीचिंग को आपको परफेक्ट करना आपका। तो एक टाइम पे क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो आपको, अगर आपने दोनों तीनों ऑप्शन अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आपको दूर सोचना नहीं है, आप इसी से जवाब दे सकते हो। पहला ऑप्शन क्या कर आपका, वन स्किल एट द वन टाइम, यानी कि एक स्किल को आप एक टाइम पे आपको प्रेजेंट करना। दूसरा क्या है आपका, मोर देन वन टॉपिक, आपका एक ही टॉपिक होता है माइक्रो टीचिंग में, आपका एक टाइम पे आप एक ही टॉपिक पढ़ाओगे, ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ाते हो। इसका क्या चीज आपका इंक्लूड नहीं होता है इसमें, आपको सपोर्टेड नहीं है माइक्रो टीचिंग में। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मोर देन वन टॉपिक नहीं होता इसमें, आपका एक ही टॉपिक होता है आपका, ठीक है। स्टैंडर्ड फीडबैक देखो आपके जो ऑप्शन एक है यानी कि वन स्किल एट वन टाइम, ये आपका माइक्रो टीचिंग का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि एक टाइम पे आपको एक ही स्किल आपको चीजें करनी है। और आपका माइक्रो टीचिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है, तो प्रिंसिपल आपका ये कहता है कि इंस्टेंटेनियस फीडबैक आपको जरूरी है आपको माइक्रो टीचिंग में, ठीक है। साथ ही साथ आपको रिकॉर्डिंग भी करना है, आपको अच्छे से आपको माइक्रो टीचिंग की क्लास लेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे बिल्कुल बेसिक चीज, ठीक है। हमें कहानी नहीं पता करनी है, वहां पे जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उसको देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपसे हम कल मिलेंगे, ठीक है। द पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू कैच और काम द इनअटेंटिव। इसका मतलब है जो आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। एक लर्नर के प्रोस्पेक्ट्स में नॉलेज, अटेंशन, इंटरेस्ट या फिर बिहेवियर। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको अच्छे से बताया था। जब आपके सामने आ जाए इनअटेंटिव यानी कि असावधान का दावा करेगा, क्लेम करेगा, कैच करेगा। क्वेश्चनिंग का पर्पस हमारे अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है, हमें पता करना होता है कि उस टाइम पे क्या मेन पर्पस है। मैंने आपको अच्छे से बताया था कई बार कि जब भी आपके सामने इनअटेंटिव आ जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना है। असावधान कब है, तो आप किस चीज का दावा कर रहे हैं, असावधान का। तो इसका मतलब क्या है, वो अटेंशन नहीं ले रहा है आपका। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी अटेंशन, उसका बिल्कुल सही जवाब है। देखो जब भी आपके सामने अटेंटिव आ जाए तो आपको अटेंशन जाना है, जब अराउज आ जाए तो क्या जाना है आपको, ठीक है। जब आपके सामने अराउज आ जाए तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको मैंने अच्छे से बताया था, ठीक है। तो जब भी आपके सामने इनअटेंटिव, अटेंशन, क्लास को प्रमोट करने के लिए बात आए तो डिस्कशन है आपका, ठीक है। जब आपके सामने अराउज तो उसका मतलब क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब आएगा, जब आपके सामने अराउज आएगा, ठीक है। अटेंशन कब आ जाएगा, जब आपके सामने इनअटेंटिव है। और आपका क्या कहते हैं, प्रमोट आएगा, इसका मतलब क्या है, डिस्कशन के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है। तो जिसने जिसने अभी तक टेस्ट दिया है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो किसने किसने टेस्ट दिया है और आपको टेस्ट कैसा लगा तो आपको बता सकते हो, और कौन कौन चाहता है आज ही रिजल्ट अनाउंस किया जाए, ठीक है।
तो आपको जिससे जैसे टेस्ट बढ़िया लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपके टेस्ट बनाने के लिए कि आपने पिछले के जो हमारे पिछले के सिलेबस होते हैं उसको भी देखना पड़ता है, जो हमने पिछले 2-3 एक हफ्ते में जो पढ़ा है उसको भी कवर करना होता है, एक तरह से हमें बहुत कुछ सोच के बनाना पड़ता है। तो आप अपना फीडबैक दे सकते हो। प्रेम सर अभी आपको शायरी बताएंगे और रिजल्ट के लिए आप चाहते हो आज ही बताया जाए तो अभी आपको रिजल्ट आपके सामने हम आ जाएंगे लेके, ठीक है प्रेम सर। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ और सुधार किया जाए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैंने ये देखा है कि आप लोग पार्टिसिपेट तो काफी अच्छे से करते हैं, आंसर भी काफी तेज लिखते हैं, बट आप फीडबैक नहीं देते हो। ठीक है, तो आप बता सकते हैं आपको सेशन कैसा लगा, या अगर आप कुछ और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम रेगुलर वीडियोस लाते रहते हैं। और जाते जाते एक सुंदर सी पोएट्री आप सबके लिए। अंदर का जहर चूम लिया घुल के आ गए, अंदर का जहर चूम लिया घुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब घुल के आ गए, सब खुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही माँ के थे घुल के आ गए। मस्जिद में दूर दूर कोई दूसरा ना था, मस्जिद में दूर दूर कोई दूसरा ना था, हम आज अपने आप से मिलजुल के आ गए। नींदों से जंग होती रहेगी तमाम उम्र, नींदों से जंग होती रहेगी तमाम उम्र, आंखों में बंद ख्वाब अगर खुल के आ गए। सूरज ने अपनी शकल भी देखी थी पहली बार, आईने को मजे भी मुकाबिल के आ गए। अनजाने साए फिरने लगे इधर उधर, अनजाने साए फिरने लगे इधर उधर, मौसम हमारे शहर में काबुल के आ गए, मौसम हमारे शहर में काबुल के आ गए। थैंक यू सो मच। तो देखो इतने लोग कनेक्टेड है और आपने सबने अभी तक लाइक नहीं किया, ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी कनेक्टेड मेंबर है सबके सब अभी लाइक कर दो, ठीक है। और एक बात और यार, आप जब भी इतने ट्रेनिंग कनेक्टेड होते हो शेयर नहीं करते हो आप, तो जब भी क्लास अटेंड करो आते ही सबसे पहले आप शेयर कर दो, सबसे पहले क्लास अटेंड करते ही लाइक कर दो, शेयर कर दो, फिर क्लास के साथ बने रहो। जो भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है ये क्वेश्चन ये हो सकता है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हो। क्लास जैसे दी एंड होगा आप अपना फीडबैक जरूर दे के जाए, जितने भी कनेक्टेड है सबके सब फीडबैक देंगे आज, ठीक है। हम आपके लिए इतने कर रहे हैं, आप जितने भी 40-50 लोग कनेक्टेड हो सबको फीडबैक देना है। और चाहते हो रिजल्ट अभी अभी अनाउंस किया जाए तो अभी बताया जाएगा आपको, ठीक है। मैंने देखा आपने बहुत बढ़िया आज का रिजल्ट रहा, ठीक है, बहुत मैक्सिमम बच्चों को मैक्सिमम नंबर आया आज, ठीक है। पर आपको मैं कभी बताया जा रहा हूँ कि टॉपर बच्चे वही आ रहे हैं जो पिछले आ रहे थे। कहीं के जो बच्चे हैं वो मेहनत नहीं कर रहे। मैं सोच रहा हूँ कुछ नए बच्चों के नाम टॉपर में आने चाहिए, पर बच्चे आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? आप थोड़ा सा मेहनत नहीं कर रहे हो यार, ठीक है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप टॉप में नहीं आओगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। रैंक वैंक में क्या रखा है? जीवन का असली आधार